1960-70s में काफ़ी कंट्रीज रूल रेगुलेशंस काफ़ी लॉन्च कर रहे थे, बढ़ा रहे थे कि अगर कि न्यू मेडिसिन को लॉन्च करना है तो क्या क्या एवल्यूएशन के पैरामीटर्स होने चाहिए, सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी के, जिससे कि कोई वापस ट्रेजिडी ना हो। क्योंकि 1960-70s में काफ़ी ट्रेजिडीज हुए थे। थैलेडोमाइड का एक ट्रेजिडी हुआ था यूरोप में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए और अथॉरिटीज़ को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये रिपीट वापस तो ना हो। तो फिर 1980s में यूरोपियन कमीशन को लगा कि हमें एक हार्मोनाइजेशन बनाना चाहिए, एक ऐसी कमिटी, एक कुछ तो ऐसा बनाना चाहिए एसोसिएशन जहाँ जो हर एक अलग-अलग जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ मिला सके और उनके सबके जो गाइडलाइंस हैं उनको हार्मोनाइज़ कर सके। मीन्स कि अगर एक कंपनी एक कंट्री में है और वो एक उन गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तो उसी गाइडलाइंस के थ्रू वो बाकी कंट्रीज़ में भी अपने मेडिसिन्स को वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकती है, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि सब कंट्रीज अलग-अलग अपने-अपने रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं। अब किसी कंपनी को अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, फिर तीसरी में करना है, चौथी में करना है, तो हर एक कंट्री के लिए उसको अलग-अलग तरीके से टेस्ट परफॉर्म करके देना पड़ रहा है। अब इतने सारे टेस्ट वो करते-करते उसको कॉस्ट भी उसको ज़्यादा पड़ रहा है और टाइम भी बहुत लग रहा है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो 1980s में जब यूरोपियन कमीशन ने इसमें इनिशिएटिव लिया कि हम एक हार्मोनाइजेशन करेंगे और कम से कम जो यूरोप की कंट्रीज सारी हैं वहाँ पर हम हार्मोनाइज कर देंगे कि जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सब सेम होंगे। तो उसके बाद उनको फिर यूएस ने और जापान ने ज्वाइन किया और फिर 1990 में आईसीएच को क्रिएट किया गया, जहाँ पर इन तीनों कंट्रीज की, जापान, यूरोप एंड यूएस, जो भी इनकी कंट्रीज सारी थी, इनके जो भी वहाँ की इंडस्ट्री के एसोसिएशंस थे और जो रेगुलेटरी एजेंसीज थी, इनकी एक साथ में मीटिंग हुई। इनकी सारे हर बातों पे इनका डिस्कशन हुआ कि हम कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हमें लाना चाहिए, इंडस्ट्रीज का क्या एस्पेक्ट था, उनको क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था, क्या दिक्कतें उनको आ रही थी। तो इस तरीके से आईसीएच को डेवलप किया गया। आईसीएच को मेन 3 कैटेगरीज में बांटा गया, जहां पर वो न्यू मेडिसिन की अप्रूवल ऑथराइजेशन को करते। एक था क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। इन 3 कैटेगरीज में ही इन तीनों कंट्रीज में, जापान, यूरोप एंड यूएस की जो भी कंट्रीज थी, इनमें जो भी न्यू मेडिसिन को ऑथराइज अप्रूव करना था, उन 3 कैटेगरीज पे ही इवेलुएट करके करना था। अब फ्यूचर में क्या हुआ कि बाकी 8 और रेगुलेटरी मेंबर्स ऐड हो गए। जो भी आईसीएच ने गाइडलाइंस दिए हैं वो क्वालिटी के अलग, Q1 से Q14, सेफ्टी के अलग, S1 से S12 एंड एफिकेसी के अलग, E1 से E20 एंड मल्टी डिस्प्लिनरी गाइडलाइंस अलग, M1 से M14। उन्होंने अब ये सारे गाइडलाइंस मेंशन किए कि क्वालिटी के गाइडलाइंस ये होंगे, सेफ्टी के गाइडलाइंस ये होंगे, एफिकेसी के गाइडलाइंस ये होंगे और मल्टी डिस्प्लिनरी गाइडलाइंस जो हैं वो ये सब हैं। अब उनके जो रेगुलेटरी मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज हैं, उन रेगुलेटरी मेंबर्स को ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। आईसीएच डायरेक्ट किसी कंट्री में जाके इंस्पेक्ट नहीं करता है कि वो हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, बिकॉज जो मेंबर उनके हैं वो कंट्री नहीं है, वो कंट्री के अथॉरिटीज हैं। ठीक, तो कंट्री के जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी ये अकाउंटेबिलिटी है कि वो अपने कंट्री में जो भी कंपनीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आईसीएच के गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराए और वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस को आईसीएच को बताए कि हाँ, हमारे कंट्री में आपके क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी और मल्टीडिसिप्लिनरी के जितने भी गाइडलाइंस हैं अलग अलग, इसमें कौन कौन से गाइडलाइंस हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और वो आप आईसीएच के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आईसीएच की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि क्वालिटी के जो गाइडलाइंस हैं वो कितनी रेगुलेटरी एजेंसीज उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, सेफ्टी के गाइडलाइंस को कितनी रेगुलेटरी एजेंसीज वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो अलग अलग तरीके से वो पूरा स्टेटस वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। इंडिया अभी रेगुलेटरी मेंबर नहीं है आईसीएच का, बट इंडिया की कंपनीज आईसीएच को उनके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करती हैं। क्यों कंप्लाई करती हैं कि इंडिया की कंपनीज जो भी एक्सपोर्ट करती हैं, यूएस मार्केट में करता है, यूरोप मार्केट में करता है, तो हमें तो यूरोपियन मार्केट के लिए और यूएस मार्केट के लिए उनके गाइडलाइंस को फॉलो तो करना ही पड़ता है। अब उनकी गाइडलाइंस आईसीएच को फॉलो करती हैं तो हम आईसीएच को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम डायरेक्टली अभी आईसीएच के मेंबर नहीं है, रेगुलेटरी मेंबर, हम एज अ ऑब्जर्वर हैं वहाँ पे। बट हम क्योंकि जो रेगुलेटरी मेंबर्स हैं, इनफैक्ट फाउंडर मेंबर्स हैं यूएस और यूरोप, हम उनके लिए काम करते हैं, उनको हम मेडिसिन देते हैं, तो हम इसलिए आईसीएच को फॉलो करते हैं। 2020 में डीसीजीआई ने ये अनाउंसमेंट किया कि इंडिया जल्दी ही सीडीएसयू जल्दी ही रेगुलेटरी मेंबर बनेगा आईसीएच का। बट अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते तक तो इंडिया अभी मेंबर नहीं है। हम एज अ ऑब्जर्वर ऐड हैं आईसीएच के साथ में। जल्दी हो सकता है कि हम रेगुलेटरी मेंबर्स हो जाएं, बिकॉज हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है
तो हम वैसे भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो मेंबर्स हम जल्दी ही बन सकते हैं। ये अच्छी बात होगी इंडिया के लिए। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसको लाइक करिए। आपके जो भी फार्मेसी के फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हैं, उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।